हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इतिहास में बात करेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग आधे ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब बात करें ऐतिहासिक काल के बारे में, तो इसमें लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय माना जाता है। इस पीरियड में हमको इतिहास जानने के 3 विवरण मिलते हैं, जिसमें आता है पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को 2 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें सिक्का और अभिलेख आएंगे। साहित्यिक स्रोत को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें धार्मिक और गैर धार्मिक है, और धार्मिक को ब्राह्मण और गैर धार्मिक को गैर ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य है, और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध धर्म है। अब हिस्टोरिकल पीरियड में बात करते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में सिक्कों के बारे में। सिक्के यानी क्वाइंस का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था, जो सिंधु सभ्यता में बनता था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे, और यह पहला धातु का सिक्का था। पौंड चांदी के सिक्के थे, जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में और सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। उस समय स्कंदगुप्त शासक था। चांदी का सिक्का और राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। तांबे का दाम और सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों की, एपिग्राफ्स या इंस्क्रिप्शंस के बारे में। पत्थरों को खोद कर या खुरेच कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था, तथा भारत में अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। अभिलेख के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा है भित्ति लेख और चौथा गुफा लेख। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता था। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का ही था। स्तंभ लेख दूर से आकर्षित दिखते थे। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता था। अब बात कर लेते हैं प्रमुख अभिलेखों की, जिसमें उड़ीसा का हाथी गुफा अभिलेख। इसे कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। कलिंग उड़ीसा का ही प्राचीन नाम था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो गंगवंश का था। अब बात करते हैं राजस्थान के ऐहोल अभिलेख का। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। अब देखते हैं गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें रुद्रदमन के सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयागराज का प्रयाग अभिलेख। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। अब देखते हैं महाराष्ट्र का नासिक अभिलेख। यह अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है।
मध्य प्रदेश का ग्वालियर अभिलेख। यह अभिलेख राजा भोज प्रतिहार के समय में बालादित्य द्वारा लिखवाया गया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर अभिलेख के बारे में। यह अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में वासुल द्वारा लिखा गया था। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पश्चिम बंगाल का देवपाड़ा अभिलेख। यह अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सेन राजवंश के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। अब देख लेते हैं स्तंभ लेख, जो स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। मध्य प्रदेश का हेलियोडोटस, जिसे गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। वहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली, जो दिल्ली में पड़ता है, में स्थित स्तंभ लेख लोहे का है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। अब विदेशी यात्रियों के वृतांत में देख लेते हैं विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन कैसे किया गया है और वो कौन सी बुक है, जिसमें है हेरोडोटस का हिस्टोरिका, मेगास्थनीज का इंडिका, टॉलमी की जियोग्राफिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, अल्बरूनी की तहकीके हिंद, मार्कोपोलो का द बुक ऑफ सर मार्कोपोलो, जो काकतीय वंश से रिलेटेड है, फाहियान का फो क्यू की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, वैनसोंग का सीयू की, जो हर्षवर्धन के समय आए, तारानाथ, जो चीन के इतिहासकार हैं, फाहियान का फो क्यू की 399 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक में उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। संयुगन जो चीन से है, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। वैनसोंग जो 629 ईस्वी में भारत आया, जिसकी पुस्तक है सीयू की, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इत सिंह जो चीनी यात्री था, यह 673 ईस्वी में भारत आया। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था, इसकी पुस्तक थी रेहला। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक, यह फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर साम्राज्य कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक मतला-ए शाहीन है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।